करके चलना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो ट्रेडिशनल मेथड था बुक स्टोर का, वो उन्हें ऑफ करना पड़ा और उनको ऑनलाइन की तरफ जाना पड़ा या उनको बैकअप होना पड़ा। इसलिए होना पड़ा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब इसकी डिमांड ज्यादा नहीं है और जो आपके ट्रेडिशनल स्टोर है वहां पर लोग बुक्स खरीदने नहीं आएंगे। तो इस वजह से ये सिचुएशंस आई। इसीलिए हमें, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, हम वहां पर लेटेस्ट जर्नल्स लाते, वहां पर इस तरह का कोई सिस्टम कर देते कि लोग चाहें तो वहां पर ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं स्टोर्स पर, किसी तरह का वहां ऑनलाइन आप चाहें तो लाइव इंटरेक्ट हो सकते हैं हम कि हमारे ये बुक्स चाहिए आपको अवेलेबल करा देंगे। तो ये सारी चीजें अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते तो शायद हमारा बुक स्टोर बंद ना होता। तो इसीलिए वो कह रहा है कि हमेशा चेंज की जरूरत है, चेंज हमेशा करते रहना होगा, कोई भी स्ट्रेटजी स्टैटिक नहीं हो सकती, वो टाइम्स के अकॉर्डिंग हमें उसमें मैन्यूट चेंजेस करने होंगे। अब हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इस पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट में हमारे पास डिस्कस करने के लिए आएंगी। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, स्ट्रेटजिक टर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। जैसे पहला एक आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि हमने पहले भी स्टार्टिंग में बात करी कि जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए आया कि आपको डिफीट करना है या पीछे छोड़ना है अपने कॉम्पिटिटर को। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप तभी ले सकते हो जब आप स्ट्रेटेजिकली सोचेंगे। स्ट्रेटेजिकली इस तरह से सोचेंगे यानी कि आप पहले अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, देन अपने आप को एनालाइज करके कि मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कैसे हैं, कितने हैं, क्या कैसे हम कर सकते हैं, मेथड्स क्या हैं, मैन पावर्स कितनी है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, देन फिर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का एक रोल आएगा कि राइवल फर्म्स या कॉम्पिटिटिव जो फर्म्स हैं उनको हमें एनालाइज करना है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ले सकते हैं वो चीजें आएंगी। स्ट्रेटजिस्ट का रोल आएगा। तो स्ट्रेटजिस्ट वो इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने के लिए, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। अगर वो स्ट्रेटजी काम कर रही है, सक्सेस पा रही है, तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, अगर वो स्ट्रेटजी कोलैप्स कर जाती है, फेल हो जाती है, तो भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्ट्रेटजिस्ट की बनती है। यानी स्ट्रेटजिस्ट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, की रोल प्ले करता है वो, और उसके ही डिसाइड करता है डायरेक्शन कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ जाएगी। क्योंकि अगर स्ट्रेटजी हमारी फेल कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो स्ट्रेटजीज कौन कौन हो सकते हैं उसको आगे हम लोग अभी आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजीज कौन से हो सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन इनका बहुत की रोल है, कोई भी स्ट्रेटजी फॉर्म करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रेटजीज का। देन आता विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट कल भी हम लोगों ने थोड़ा सा एक बात करी थी कि किसी भी कंपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो मिशन और विजन को पहले वो डिफाइन करते हैं। जब मैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन वाले स्टेप में हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो जब विजन स्टेटमेंट की बात आती है तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम विजन कहें तो वो ये चीजें बताता है, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं या कहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना चाहते हैं। तो बेसिकली विजन स्टेटमेंट हमें वो डिफाइन करता है, और ये पहला स्टेप होता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का या स्ट्रेटजी प्लानिंग का। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है, क्या चीज हम अचीव करना चाहते हैं, तब तक हम एक स्ट्रेटजी सही से नहीं बना सकते हैं। कोई स्ट्रेटजी हमें सही से नहीं बना पाएंगे या उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि हम क्या पाना चाह रहे हैं या कहाँ तक पहुंचना चाह रहे हैं। यानी हम इंडस्ट्री में कोई पोजीशन चाह रहे हैं, हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, हम सोशल वेलफेयर की तरफ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं हम, ये पहले हमें पता होना चाहिए। यानी हमें अपना विजन स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। देन इसके बाद सेकेंडरी हमारे पास जो आता है इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है मिशन। अब हमारा मिशन क्या है? मिशन बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आपको डिफरेंशिएट करता है आपके कॉम्पिटिटर से। यानी आप क्या अलग कर रहे हैं या क्या अलग करना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। क्योंकि जब हम मार्केट पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं या अवेलेबल कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेम प्रोडक्ट बाकी लोग भी ऑफर या अवेलेबल करा रहे होंगे। तो हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या अलग है कि जो कस्टमर्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ आए। तो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ वो तभी आएंगे जब उसमें कुछ डिस्टिंग्विश, कुछ अलग होगा, कुछ हमें एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन मिल रहा है उस चीज में। अगर वो एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हमें उस प्रोडक्ट या सर्विस में नहीं मिलेगा तो हम उस प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। तो मिशन स्टेटमेंट बेसिकली यही होता है कि हम कैसे अपने आप को डिफाइन करें कि हम इस पर्टिकुलर बिजनेस में, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बाकी कॉम्पिटिटर से अलग है। हो सकता है कि हम अपने कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज से अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हो सकता है हम अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग से अपने आप को क्लियर कर सकते हैं, हो सकता है हम क्वालिटी से अपने आप को डिस्टिंग्विश कर लें। तो बहुत सारे ऐसे की फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपने। तो मिशन स्टेटमेंट बेसिकली यही बताता है कि हम अपने कैसे बेटर प्रूव करें या कैसे बेटर अपने आप को दिखा सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से।
एक और टर्म्स आता है यहाँ पर एक्सटर्नल, जैसे हमने कल भी बात करी थी कि स्वैट एनालिसिस हमें करना बहुत जरूरी होगा कोई भी स्ट्रेटजी फॉर्म करने के लिए। उस स्वैट एनालिसिस में जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल होती हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स नहीं है, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, ये एनवायरनमेंट में क्रिएट होते हैं और इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई इफेक्ट होता है हमारी स्ट्रेटजी पर। इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन इनको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। कि जो फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो बेसिकली इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, डेमोग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, लीगल हो सकते हैं, गवर्नमेंटल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव ट्रेंड हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमिकल स्टेज की बात करें तो जैसे अभी हम लोग ने रिसेंट हम देख रहे हैं कि कोविड का सिनेरियो है, तो कोविड सिनेरियो में ये चीजें आ रही है कि बहुत सारे बिजनेस हब्स को अभी सफर करना पड़ रहा है। वो सफर इसलिए करना क्योंकि उन्होंने प्लानिंग बहुत अच्छी कर रखी थी, उन्होंने स्ट्रेटजी हो सकता है बना रखी हो कि मैं इस साल इतना प्रोडक्शन करूंगा, इस साल मैं ऐसे काम करूंगा, ये प्रमोशनल एक्टिविटीज होंगी, लेकिन वो सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो इंप्लीमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ वो उनके कंट्रोल में नहीं है, उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते किसी तरह से, बस इसके इफेक्ट को अपने ऊपर पड़ने से मिनिमाइज कर सकते हैं, और वो मिनिमाइज करने के दूसरे ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढ सकते हैं। जैसे अभी हम लोग भी ये कर रहे हैं कि हम लोग ने प्लानिंग कर रखी थी कि नेक्स्ट सेशन में इस तरह से रेगुलर क्लासेस होंगी, हम डेली स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, डेली उनकी क्लासेस होंगी प्रॉपर एक सिस्टमैटिक टाइम को लेकर, लेकिन क्योंकि इस सिचुएशन की वजह से अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हमारा फिजिकल पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, सोशल इंटरेक्शन बहुत मिनिमम हो चुका है, तब हम इस सिचुएशन में जब आते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारी सारी चीजें हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ रहा है, और उन ऑल्टरनेटिव्स में हमने एक ये ऑल्टरनेटिव करा कि क्यों ना हम ऑनलाइन इंटरेक्ट करें स्टूडेंट से और ऑनलाइन ये सारी चीजें कंडक्ट करें, ताकि हमारा जो कोर्स करिकुलम है वो एटलीस्ट इंटरप्ट ना हो और वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने ये क्या करा, एक ऑल्टरनेटिव करा। वो क्यों करा, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस करने के लिए हमें अपने आप को चेंज करना पड़ा, क्योंकि अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम जो भी कंपटीशन है उसको फेस नहीं कर पाएंगे और हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएंगे। यानी इन एक्सटर्नल जो अपॉर्चुनिटीज हैं और थ्रेट से इनको भी कंट्रोल करना होगा। अपॉर्चुनिटीज इस समय बहुत ज्यादा है, जैसे ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये चीजें होंगी, लेकिन थ्रेट्स भी हैं कि डिजिटल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि थ्रेट्स कि अगर सच हर सब चीजें हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्लाइंट्स हैं या जो कनेक्टर्स हैं, जिनके दिमाग में अटेंडीज हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके दिमाग में एक ही रहता है कि क्या डिजिटली हमारा डेटा सिक्योर है, क्या अगर हम इन ऑनलाइन एप्स के थ्रू काम कर रहे हैं या किसी तरह की वेब ब्राउजिंग पे जा रहे हैं, वहां पर कोई ब्लॉग्स या ट्विटर्स पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहां पर हमारा पर्सनल डेटा मांगा जाता है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मांगे जाते हैं, हमारे ईमेल आईडीज होती हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जाती है, क्या वो डेटा सिक्योर है? क्योंकि हम लोग रिसेंट में न्यूज में देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जहां पर हम देखते हैं कि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा है। तो साइबर क्राइम जब बहुत ज्यादा है तो ये डिजिटल सिक्योरिटी हमें एक तरह से थ्रेट्स लग रहा है हमारे पास कि अभी ये थ्रेट्स हो सकते हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटीज तो बेशक मिल रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हमें थ्रेट्स भी हैं कुछ ना कुछ, तो उन थ्रेट्स को भी हमें क्या करना होगा, किसी तरह से कंट्रोल या मिनिमाइज करने की कोशिश करनी होगी, लेकिन एलिमिनेट इसको पूरी तरह से हम कहीं भी नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह हम इंटरनली अगर बात करें तो जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो हम चीजें चेंज कर सकते हैं या इंप्रूव कर सकते हैं, वो होती है हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ एंड इंटरनल वीकनेस। अभी इंटरनल स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल वीकनेस क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा हमारे पास मैन पावर बहुत ज्यादा है, तो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ हमने पता कर ली कि हमारे पास मैन पावर स्किल्ड एम्प्लॉयज हमारे पास ज्यादा है, तो हम मशीनरीज पे रिलाई ज्यादा ना करके हम जितना भी ज्यादा काम करेंगे वो मैनुअल तरीके से करेंगे, मैन पावर के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन इंटरनल वीकनेस फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा हमारे पास मशीनरीज कम है, मशीनरीज अगर कम है तो ये एक हमारी वीकनेस भी हो सकती है, यानी हमें जो चीजें जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी कोई आ गई वो ज्यादा कम टाइम में आपको ज्यादा प्रोडक्टिव काम करके दे रही है, तो वहां पे हम लैग कर रहे हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि हम अगर हमारे पास मैन पावर ज्यादा है तो उसको ज्यादा शिफ्ट में हम काम करवा के उसको मैच कर सके प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पास वीकनेस ये है कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है, और उसको मैच करने के लिए हमें यही करना होगा कि जो हमारी मैन पावर की स्ट्रेंथ है उसका सही तरह से यूटिलाइजेशन हो सके, और वो यूटिलाइजेशन ऐसे ही हो सकता है कि हम सही तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करके उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें।
तो इंटरनल स्ट्रेंथ और इंटरनल जो वीकनेस है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये टर्मिनोलॉजीज भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको स्वॉट एनालिसिस में भी हम लोग करेंगे, कि टॉप में भी आएगी हमारी, बहुत सारी होंगी। तो ये सारी चीजें हमारी आगे भी जो चैप्टर्स हैं उनमें भी ये डिटेल्स में आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस की भी इसमें बात होगी। एक टर्म्स आएगा ऑब्जेक्टिव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर ही हम अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली जो मिशन विजन वो एक बहुत होलिस्टिक टर्म्स है, बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन हम जब छोटी छोटी बात करते हैं तो स्पेसिफिक के लिए हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। वो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेजरेबल होते हैं, इनको कंसिस्टेंसी हम चेक करते हैं, और रीजनेबल इसलिए होते हैं क्योंकि हम अवेलेबल रिसोर्सेज को ध्यान में रख के इसे सेट करते हैं कि हमारे पास ये चीजें अवेलेबल हैं, ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इससे हम इतना ही काम कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, ऐसा होना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं और रीजनेबल होते हैं, क्योंकि हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, उनको मेजर कर रखा है, और ये हेल्प करते हैं हमारे मिशन और विजन को अचीव करने में, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो टर्मिनोलॉजीज है वो भी हमारी काफी जगह यूज होगी। देन स्ट्रेटजीज की बात आएगी। स्ट्रेटजीज जो है हमारी बेसिकली वो क्या है, ये एक तरह की स्ट्रेटजिक प्लानिंग है या एक कोर्स ऑफ एक्शन है, एक्ट ऑफ ए, कि हम किस तरह से किसी काम को इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को हमारे फुलफिल कर अचीव करने में हेल्प कर सकता है। उसमें भी हम बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे जोग्राफिकल एक्सपेंशन है। हमने कहा डोमेस्टिक मार्केट में हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं है, तो हम क्यों ना एक्सपेंशन कर दें, हम बाहर से ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ जाएं ताकि हमारी चीजें हो। कभी कभी हम एक्विजिशन की भी बात करते हैं, एक्विजिशन पे भी हम आएंगे, मर्जर्स पे भी आएंगे, जॉइंट वेंचर्स पे भी आएंगे। काफी सारी चीजें होती हैं जब हम इजिली रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमें शेयरिंग की जरूरत होती है, या हमें लगता है कि हमें किसी दूसरी कंपनी से जॉइंट वेंचर करना चाहिए किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। जैसे आपने कंस्ट्रक्शंस में देखा होगा, जनरली जो ब्रिजेस होते हैं, डैम्स होते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पे जॉइंट वेंचर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर हर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, ठीक है, वो उसका प्रोवाइड कराने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए अलग अलग कंपनीज आती हैं। वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन प्रोसेस के लिए काम करती हैं, वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही हैं। जब वो कंस्ट्रक्शन या वो जो ऑब्जेक्टिव है उनका फुलफिल हो जाता है तो वो वापस अपनी अपनी स्ट्रीम में आ जाती हैं। तो वो हर अलग अलग फील्ड की कंपनीज होती हैं या अलग अलग स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन उनके पास होता है, और वो कॉमन एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वो एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं, टेन्योर पे काम होता है उनका, और उसके बाद वो फिर अपने वापस आ जाते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पैकेजिंग की तरफ जा सकते हैं, प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिव ला सकते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल जैसे फैंस का हमने देखा, तो सीलिंग फैंस में नॉर्मली पहले होता था कि हम सीलिंग फैंस एक नॉर्मली हमें चाहिए 3 ब्लेड का सीलिंग फैंस चाहिए, और वो आए। देन हम लोगों ने कहा क्यों ना उसमें लाइटिंग फैसिलिटी लगा दी जाए, तो हम लोगों ने उसी में एलईडी बल्ब भी लगा दिया कि चलिए फैन भी है साथ में एलईडी बल्ब भी आ रहा है। फिर हम लोगों को लगा कि इसको मैनुअल कंट्रोल करना पड़ता है, हमें जस्ट स्विच बोर्ड तक जाना पड़ता है, प्लग ऑफ प्लग इन करना पड़ता है, तो हमें ये ऑप्शन है। तो हमने कहा क्यों ना इसको कंट्रोल सेंसर से कंट्रोल किया जाए कि वो अपने आप ऑन हो जाए, या हम रिमोट से किसी तरह से इसको ऑन कर सके, जब चाहे जहां चाहे बैठे इसको कंट्रोल कर सके। तो ये सारे एडवांसमेंट आते रहे, यानी प्रोडक्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, उसमें चेंजेस ला रहे हैं, ताकि क्योंकि वो मार्केट की डिमांड है, अगर हम वो चेंज नहीं करेंगे, चेंज की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम मार्केट में कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर। मार्केट पेनिट्रेशन की बात आती है। मार्केट पेनिट्रेशन की भी इसलिए आती है क्योंकि हम सारे जो कस्टमर सेगमेंट्स है या सारे उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सबको एक साथ हम कैटर करना बहुत मुश्किल है। तो हम टारगेट ऑडियंस अपना सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये सब हर सेगमेंट के लिए नहीं है, कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए है। हो सकता है जैसे हम एंड्रॉइड सेट बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो हम हर सेगमेंट को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। एंड्रॉइड सेगमेंट बेसिकली यूथ ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब बेसिकली जब डिजिटल हुआ तो ज्यादा चीजें शॉपिंग्स में आ गया या बैंकिंग्स में यूज होने लगा, तो काफी लोग यूज करने लगे। नहीं, बेसिकली जो इंटरनेट का यूज था या एंड्रॉइड सेट का यूज था वो बेसिकली यूथ ज्यादा करते थे। तो मार्केट पेनिट्रेशन में हम सेलेक्ट कर लेते हैं टारगेट हमारा सेगमेंट क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम फिर चीज डेवलप करने की कोशिश करते हैं या उनको ही प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। रिट्रेंचमेंट भी एक स्ट्रेटजी है। रिट्रेंचमेंट दोनों तरीके से हो सकता है कि आप बिजनेस यूनिट्स को रिट्रेंच कर दें, आप एम्प्लॉयज को रिट्रेंच कर दें। ये बेसिकली इसलिए होता है कि जो नॉन प्रॉफिटेबल है हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो नॉन प्रॉफिटेबल यूनिट है या जो नॉन वर्किंग है या जिसमें ज्यादा हमारे पास नहीं सही चीजें चल रही हैं, तो हम ये करते हैं
कि उस चीज को या तो रिमूव कर दिया जाए या वहां कुछ दिनों के लिए उसको शट डाउन कर दिया जाए, ताकि हमारे जो कॉस्ट बर्डन है वो हम पर कम हो जाए। कॉस्ट बर्डन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अल्टीमेट बिजनेस का मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव है। अगर प्रॉफिट रीजनेबल नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा दिनों तक हम सारी यूनिट्स को एक तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिट्रेचमेंट कहीं ना कहीं या किसी ना किसी सिचुएशन में हमारे पास आएगा, ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ेगी। लिक्विडेशन भी आती है। लिक्विडेशन इसलिए आती है, काफी चीजें हमें कभी कभी कैश बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और ऐसा हमें लग रहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही, तो हम एसेट्स को सोल्ड आउट करके, कैश की जरूरत पड़ती है हमें तो अब भी ऐसा कर सकते हैं, एसेट्स को सोल्ड आउट करके किस तरह अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। जॉइंट वेंचर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जॉइंट वेंचर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए 3 से 4 कंपनी या ज्यादा कंपनी भी हो सकती हैं, वो एक साथ काम करती हैं और वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के फुलफिल होने के बाद वो अलग अपनी अपनी स्ट्रीम में या अपने अपने स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने लगते हैं। एनुअल ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग ने अभी पीछे ऑब्जेक्टिव्स की बात करी तो वहां पर हम लोगों ने कहा था शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। जो एनुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बेसिकली मिड रेंज ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी इन्हें कह सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म और बेसिकली लॉन्ग टर्म के बीच के होते हैं, मिड टर्म्स या मिड रेंज के होते हैं। ये मेजरेबल होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं और हमें एक रियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि 1 साल के अंदर हमने बनाया, 1 साल तक हमें ये अचीव करना है, ये 1 साल के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। अगर वो चीजें हम अचीव नहीं कर पाए तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये चीजें हुई, उसमें ऑल्टरेशन करके, उसमें चेंजेस करके हम नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर के लिए कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये डिविजनल फंक्शनल लेवल पे होती हैं और इसमें चेंजेस होता रहता है, यानी ये चीजें हम एनुअल ऑब्जेक्टिव्स में होता है। एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हमारा ईयरली बेसिस पे। फिर पॉलिसीज, जो अभी हम लोग स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, एक रणनीति हमें तैयार करनी है कि कैसे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेनी है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटजिक एडवांटेज हम लेंगे तो पॉलिसीज एक क्या होता है, एक जनरल स्टेटमेंट होता है, एक जनरल फ्रेमवर्क होता है जो कॉमन होता है ये भी स्ट्रेटजी की तरह है, लेकिन स्ट्रेटजी जो होती है वो सिचुएशनल होती है, वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकती है। लेकिन पॉलिसी एक जनरल फ्रेमवर्क होता है जो कॉमन होता है, हर वो इंडिविजुअल या हर वो ग्रुप जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है या ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, उनके लिए सेम होगा। तो पॉलिसी एक जनरल फ्रेमवर्क होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कहा जा सकता है, इसे गाइडलाइंस कहा जा सकता है, प्रोसीजर्स कहा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं गाइड करते हैं या हेल्प करते हैं हमें डिसीजन मेकिंग में, या जो स्ट्रेटजी है उसको प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करने में। यानी कि पॉलिसी एक रिटन फ्रेमवर्क है, एक रिटन स्टेटमेंट है जो एक जनरल गाइडलाइंस दे रहा है, जनरल रूल्स रेगुलेशन हमें बना के दे रहा है कि हमें इस काम को इस तरह से करना है और इसी तरीके से ये पूरा हो सकता है और किसी तरह से उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। मर्जर्स और जॉइंट वेंचर्स की भी हम थोड़ा सा उसमें ब्रीफ में जाएंगे, बाकी डिटेल में आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में मर्जर जॉइंट वेंचर्स आएंगे यहाँ पर। तो मर्जर्स बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि मर्जर्स में दो ऑर्गेनाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफेंसिव नेचर की वजह से हो रही हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि आइडिया टेलीकॉम्स में ज्यादा हो रहा है कि आइडिया वोडाफोन, और इनमें आपने देखा होगा मर्जर्स की तरफ वो डिस्कशन हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था या इस चीज से हो रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मार्केट शेयर हम ज्यादा कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, जियो हमसे आगे ज्यादा निकलता जा रहा है, तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर काम करें या एक साथ करें ताकि हमारा मार्केट शेयर हम किसी तरह से अपना बढ़ा सकें। तो यहाँ पर मर्जर्स में ये है बेसिकली दोनों कंपनी सेम लेवल पे होती हैं। हो सकता है दोनों बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चल रही हो या वो दोनों हो सकता है दोनों बहुत ज्यादा लॉस में चल रही हो, तो दोनों एक साथ मिलकर इसलिए काम करना चाहते हैं ताकि वो अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सके। तो मर्जर्स बेसिकली इस तरह से होता है और ये म्यूचुअल कंसर्न से हो रहा है, यानी म्यूचुअल कंसर्न से दोनों कंपनीज आपस में मिलकर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आ रही हैं और काम कर रही हैं। जॉइंट वेंचर जैसे हम लोग ने पहले भी बात करी, वो स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। वो टाइम पीरियड जब वो पूरा हो जाता है या वो ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हो जाता है, तो जितने भी उसमें मेंबर्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जब उनका काम हो गया, टास्क पूरा हो गया, तो वो अलग हो गए और बेसिकली यहाँ पर एसेट्स को शेयर कर रहे हैं। जो उनकी स्ट्रेंथ है बेसिकली उसी को हम यहाँ पे एसेट्स वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो अपनी एसेट्स को शेयर करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव उनका ये होता है कि वो टास्क हमारा अकम्प्लिश हो जाए। जो एक हमने टाइम पीरियड पे बना रखा है, गिवन टाइम पीरियड पे, स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हमें उस टास्क को अकम्प्लिश करना है। उस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए हम बेसिकली जॉइंट वेंचर्स करते हैं। यहाँ पर जनरली जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स में जनरली जॉइंट वेंचर का रोल आता है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज होती हैं, वो वहां पर आती हैं, वो अलग अलग फील्ड्स की होती हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स की होती हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो साथ में आते हैं और जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है वो वापस अपनी तरफ फील्ड में या अपने जो बिजनेस में होता है उसमें चले जाते हैं। अलायंसेस में भी होता है, अलायंसेस में भी जैसे
से होता है कि ये एक नॉन लीगल एंटिटी है, इसमें किसी तरह का आपका लीगल एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। अलायंसेस में ये होता है कि कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 2 कंपनीज या 2 से ज्यादा कंपनीज आ रही हैं और वो किसी नए बिजनेस की तरफ जा रही हैं। जैसे आपने देखा होगा एम-पैसा ऐप फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो वोडाफोन जो था वो और बैंकिंग सर्विसेज, तो उन्होंने कहा क्यों ना थर्ड पार्टी जो पेमेंट्स ऐप्स हैं वहां हम जाएं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम टेलीकॉम्स जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे कहीं ना कहीं ऐड हो या उनसे अलायंस कर लें, ताकि हम एक नई फील्ड की तरफ जाएं, थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप दे सके जहां पर पेमेंट गेटवे अवेलेबल हो जाए, यानी बैंकिंग की फैसिलिटी हम क्यों ना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प से हम प्रोवाइड कर सकें। ये अलायंसेस होते हैं, ये अलायंसेस एक जनरली नेक्स्ट फील्ड में होते हैं या एक नेक्स्ट एरा में होते हैं जहां पर हम दोनों अलग अलग फील्ड्स के हैं। एक कंपनी बैंकिंग सेक्टर में है और एक आपकी टेलीकॉम सेक्टर में है और दोनों अलग अलग फील्ड में है, लेकिन वो एक साथ एक अलग वे में जा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी एडिशनल जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है या इस समय जैसे डिजिटल एरा है तो उसमें जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको अवेल कर सकें। स्टेक होल्डर्स एक वर्ड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा आएगा या कई बार हम स्टेक होल्डर्स वर्ड्स का यूज करेंगे। बेसिकली स्टेक होल्डर्स और एक टर्म्स आपने देखा होगा शेयर होल्डर्स, दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। शेयर होल्डर्स बेसिकली वो जहां पर हम लोग ने अभी तक सुना होगा कि शेयर्स, उनका शेयर्स का पोजीशन होता है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स का पोजीशन उनके पास होता है और वो डिविडेंड्स या उसके अकॉर्डिंग उनको मिलता है। लेकिन स्टेक होल्डर्स यहाँ पर वो बात हो रही है, वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में। यानी स्टेक होल्डर्स हमारे वो सारे मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। वो हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, वो हमारे डेटर्स हो सकते हैं, वो हमारे बैंकर्स हो सकते हैं, इवन वो हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं। एम्प्लॉइज तो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, इवन हमारे कस्टमर्स जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं क्योंकि वो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, वो हमारे तरफ कमिटेड है, वो हमेशा हमारा ही प्रोडक्ट या सर्विस अवेल करते हैं। तो वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है क्योंकि वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं और वो भी हमारी कहीं ना कहीं ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो स्टेक होल्डर्स का रोल हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो स्टेक होल्डर्स में हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल्स या ग्रुप आ जाते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर एक पेस्ट एनालिसिस की भी बात करेंगे। पेस्ट एनालिसिस शायद आप लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा होगा, लास्ट सेमेस्टर में जो था एक सब्जेक्ट, वहां पर हम लोगों ने जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था उसको कैटेगराइज करके हम लोगों ने 4 जोन में कहा था, जहां पर हमने कहा था एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा, एक इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होगा, एक सोशल एनवायरनमेंट होगा और देन एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा और वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अब इन एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम वन बाय वन जाते हैं। जब हम पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में बहुत सारी ऐसी जनरल पॉलिसीज हो सकती हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं, वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, वो एक्सचेंज रेट से रिलेटेड हो सकती हैं और वो पॉलिसीज कहीं ना कहीं अपने आप आपके बिजनेस को सफर करती है। जैसे रिसेंटली आपने अभी देखा होगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी कि हमें जो भी ट्रेडिंग करनी है वो चाइना से बहुत ज्यादा नहीं करनी है, हमें उसको जितना मिनिमाइज हम कर सकते हैं करते हैं। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर कहीं ना कहीं आ रहा है, यानी वो पॉलिसीज रिस्ट्रिक्ट कर रही है हमें बिजनेस करने में। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें अपने बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करनी होगी क्योंकि ये पॉलिटिकल फैक्टर हमें इन्फोर्स कर रहा है या कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करेगा। यानी हम बहुत ज्यादा दिनों तक अपनी जो ट्रेडिशनल पॉलिसी स्ट्रेटजी है उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। हमें जो भी पॉलिसीज चेंज हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने चेंजेस करने होंगे। कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज होती हैं, कभी कभी गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है कि पर्टिकुलर इस सेक्टर में आप जाएंगे या इस इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको कुछ सब्सिडीज मिलेंगी। तो वहां पर भी टैक्सेशन रिबेट के लिए या टैक्स रिबेट के लिए में भी हम सारी चीजें आती है। तो फिस्कल पॉलिसीज और टैक्सेशन का भी एक रोल होता है हमारी स्ट्रेटजी फॉर्म करने में। देन कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती है जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे पॉल्यूशन नॉर्म्स में आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलते हैं। लेदर इंडस्ट्री जैसे बेसिकली ज्यादा अफेक्ट करता है वहां पर, तो पॉल्यूशन नॉर्म्स बना दिए जाते हैं कि ये नॉर्म्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं और एनवायरनमेंट में किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता तो आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो ये अगर चेंज हो रहे हैं, जैसे आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में था तो उन्होंने कहा कि जो BS4 के जो व्हीकल्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवा सकते हैं या BS4 रजिस्ट्रेशन जो ऑब्सोलीट हो चुकी मार्केट से, अब उनको आप सोल्ड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब जो टर्म्स आएगा कि मतलब हमें जो भी चीजें करनी है वो आगे की तरफ जानी है। अभी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है लेकिन धीरे धीरे से ये उसमें ट्रेंड में आ जाएगा। तो ये पॉल्यूशन टर्म्स में भी जो गवर्नमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना देती हैं और उनको फॉलो करने के लिए भी हमें बिजनेस में चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, कुछ लॉस हम डिफरेंट तरह के लॉज होते हैं
जहाँ पर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है लॉज होता है, कुछ जैसे वर्क सेफ्टी की यहाँ बात करी, फैक्ट्रीज एक्ट है, कंपनसेशन एक्ट है, वेजेस एक्ट है, तो यहाँ पर हमने गवर्नमेंट ने कुछ लॉ रेगुलेशंस बना दिए हैं जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये हमको मिनिमम इतना वेजेस देना होगा, एम्प्लॉयज को मिनिमम ये वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी होगी, कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए हमें काम करना होगा। तो ये सारी चीजें लॉज भी आ रहे हैं जिसकी वजह से हम इन्फोर्स हो रहे हैं कि हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा है। पेस्ट एनालिसिस में अभी हमने पॉलिटिकल को करा था, इसको हम फिर से कल कंटिन्यू करेंगे और इसमें अभी हम डिटेल में आगे जाएंगे, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल की बात करेंगे। तो आज की क्लासेस तो हम यहीं तक रख रहे हैं। यहाँ पर आज हम लोगों ने बेसिकली ये देख लिया है, ये डिस्कस किया है कि जो की टर्मिनोलॉजीज है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, जहाँ पर हमने मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्ट्रेटजिस्ट क्या है, स्ट्रेटजिक क्या है, चेंजेस की बात करी, और इंट्यूशन और जो हिस्टोरिकल डेटा है उसका क्या रोल है हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में, वो सारी चीजें करी। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग कल ऐड होंगे तो हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। अभी इसमें किसी को कोई पूछना है, कोई क्वेरी आप पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेरीज है तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके ठीक है, आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, कल हम लोग इसी टाइम से फिर कनेक्ट